आपसे रूबरू होंगे वो AGD न्यूज़ 24 बुंदेली खबर में खास तौर पर निमंत्रण के बाद पहुंचे हैं, अपना अनमोल समय दिया है। ऐसी ही एक वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सूर्यनारायण गौतम जी जो आज बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है। ऐसी महान विभूति जो हमारे पास आज बैठी हुई है, वो विभूति आज बताएगी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी पुस्तकें लिखी हैं, कितने अवार्ड जीते हैं, और साथ ही में आप बताएंगे कि आपने अपने ज्ञान के प्रकाश से कितने शोधार्थियों को अपने अंडर PhD कराई हुई है। ऐसी ही महान विभूति डॉक्टर सूर्यनारायण गौतम जो आज बताएंगे कि आगे वो अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार को क्या देना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो आइए ले चलते हैं, हम आपको ज़्यादा विलंब नहीं कराते हैं। मैं आपको मिलाता हूं डॉक्टर सूर्यनारायण गौतम जी से जो मेरे साथ हैं, तो वही बताएंगे आगे। डॉक्टर गौतम जी नमस्कार। आपका नाम शिक्षा के क्षेत्र में आसमान को छूने लगा है, ऐसा सुनने में आया है। तो डॉक्टर गौतम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है। धन्यवाद तिवारी जी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में PhD तक की मेरी शिक्षा है और मैंने वेदाचार, साहित्याचार, यमी, संस्कृत इत्यादि करके शोध कार्य किया है। यही मेरी शिक्षा है। आपका अनुभव क्या रहेगा? इतने सालों में दिखता है कि आपका अनुभव काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप बताएं तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में कितना अनुभव है। तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया और उससे जो मुझे अनुभव हुआ कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं और जो अध्ययन करा रहे हैं वह भारतीय संस्कृति और भारत की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। यद्यपि भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, किंतु अभी भी उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। अच्छा गौतम जी, डॉक्टर गौतम जी, पेटेंट तो साइंस में होते हैं, संस्कृत तो कथाओं में होती हैं, कथावाचक होते हैं, लेकिन आपने ये पेटेंट साइंस में कैसे करा लिया? ये एक अद्भुत बात है, इस पर प्रकाश डालें। तिवारी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। प्रायः क्या 100% ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं वो आध्यात्मिक हो जाते हैं और वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कथा प्रवचन के माध्यम से देते हैं। किंतु वास्तव में आप संस्कृत का अध्ययन करें, संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करें, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि जो आज का विज्ञान है वो विज्ञान हमारी संस्कृत में और अधिक एडवांस है। हम अपने विज्ञान को भूल चुके हैं। जब आज कृषि विभाग होता है, कृषि वैज्ञानिक होते हैं, इसके पहले भी तो कृषि होती थी भारत में, और वो कैसे कृषि होती थी? तो ऐसा तो नहीं था कि बिना विज्ञान के कृषि हो जाती थी। तो सब क्षेत्र में पहले भी पुल बनते थे, बांध बनते थे, सारी चीज़ें होती थी, तालाब बनाना, कुआं खोदना, ये सब विज्ञान ही तो था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में केवल आज का विज्ञान है। हाँ, वर्तमान के विज्ञान और जो हमारा वैदिक विज्ञान है उसमें एक अंतर बहुत बड़ा है कि पहले का जो विज्ञान था वो सस्टेनेबल विज्ञान था, स्थायित्व था उसमें, और वो समाज के लिए कहीं भी हानिकारक नहीं था। आज का विज्ञान एक तरफ सुविधा देता है तो दूसरी तरफ हानि भी बहुत ज़्यादा करता है। हमें इस बात को समझना होगा, और यही समझ करके हमने पेटेंट के दिशा में जब अध्ययन किया तो हमें लगा कि हमारा जितना ज्ञान है पुरातन, वो एक एक बिंदु पेटेंट के योग्य है। इसी के कारण, इसी दिशा में काम करने के कारण हमने कई ऐसी चीज़ें देखी कि जो स्थायित्व दे, और उन्हीं विषयों पर हमने पेटेंट किया। आपके शोध पत्र कितने हैं? शोध पत्र तो मेरे 100 से ऊपर हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित है। और अब तो मैं बहुत कम शोध पत्र लिख पाता हूँ, निरंतर पेटेंट वगैरह की खोज में मैं लगा रहता हूँ। मेरे ही ग्रंथों पर लोग शोध करने लगे। 25 से अधिक शोध पत्र तो मेरी पुस्तकों में लोगों ने लिख दिए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे नए शोध पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, शोध संस्थान बनाने की आवश्यकता है कि जिसमें
उच्च बौद्धिक लोग आए और वहाँ पर कुछ नया करें। पुस्तकें कितनी लिख चुकी हैं आपकी? पुस्तकें तो मैंने 30 पुस्तकें मैंने लिखी हैं और जिनमें हमारी 17 पुस्तकें वर्तमान में प्रकाशित हैं। अवार्ड में काम चल रहा है। अवार्ड क्या, कितने अवार्ड मिल चुके? सुना है आपको बहुत अवार्ड मिले हैं। अवार्ड भी मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिले हैं। मुझे संस्कृत महामहोपाध्याय भी मिल चुका है, समाज में संस्था ने दिया। जी जी जी। तो मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में पिता हैं, भाई हैं, बड़े छोटे, पत्नी है और एक बेटा और बेटी है। डॉक्टर दिव्यांशी गौतम पुत्री है, विवाहित है, और डॉक्टर वेदांशु गौतम असिस्टेंट प्रोफेसर है शासकीय महाविद्यालय में। तो इस तरह से कैसे हमारी पृष्ठभूमि है। आपके परिवार का लक्ष्य क्या है? परिवार का तो लक्ष्य मैंने नहीं पूछा है। मैं केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ कि मैं अब पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो चुका हूँ और मुझे अब सोशल वर्क, सामाजिक सेवा करना है और जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो इसके लिए मैं प्रयास में हूँ कि मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करूँ जो भारत के गौरव को, भारत की गरिमा को न केवल बनाए रखे बल्कि उसको दिन प्रतिदिन उच्च शिखर पर ले जाए। और इसके लिए हमने निश्चित किया है कि मैं एक खेल और संस्कृति विश्वविद्यालय बनाऊंगा जिसमें अन्य विषय भी होंगे, पर खेल और संस्कृति का अध्ययन बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए। तो मैं इसके लिए प्रयत्नरत हूँ और मेरा जो आदर्श है, मैं महर्षि दयानंद के आदर्श पर चल रहा हूँ। तो मैं संस्था का नाम जो है महर्षि दयानंद खेल एवं संस्कृति विश्वविद्यालय करके और रखना चाहता हूँ और देखते हैं इसमें हम कब तक सफल हो पाते हैं। गौतम जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे है, यदि दयानंद के अलावा कोई आपको रिस्पॉन्सर या दानदाता मिलता है और वो बोलता है इस नाम को हटा के आप ये नाम रखिए, तो क्या आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? शिवाजी जी, आपने बिल्कुल सही बात पूछ ली, क्योंकि जो मेरी निष्ठा है कोई आवश्यक नहीं है कि उसी प्रकार के दयानंद के प्रति सबकी निष्ठा हो और उनकी निष्ठा किसी अन्य व्यक्ति पर हो सकती है। मेरे पास कई ऐसे लोग आए हैं दानदाता जिन्होंने बड़ी राशि देने का मेरे सामने प्रस्ताव रखा, किंतु मुझे सबका तो स्वीकार नहीं है। मैं इस पर भी विचार करूंगा, किंतु जो व्यक्ति हो वो महर्षि दयानंद के विचारों पर चलने वाला होगा तो ही मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं अपने से एक जैसे भी होगा मैं करूंगा। मुझे बहुत राशि किसी की नहीं चाहिए अगर वो हमारे सिद्धांत से मेल नहीं खाता है।